हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज ही क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसके अंदर हम कवर करेंगे कि एमएसएमई का क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पर किया जाता है, एमएसएमई के लिए एमएसएमई एक्ट कब लाया गया था, एमएसएमई मिनिस्ट्री कब बनाई गई थी, एमएसएमई डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, किन दो मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके एमएसएमई मिनिस्ट्री बनाई गई थी, और एमएसएमई सेक्टर का हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और एमएसएमई सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या रिसेंट में इनिशिएटिव्स लिए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि रिसेंट में 1 फेब 2025 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट के अंदर एमएसएमई की डेफिनेशन को रिवाइज किया है। तो उस रिवाइज्ड न्यू डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या चेंजेस किए गए हैं, ओल्ड डेफिनेशन क्या थी, और दोनों का हम कंपैरिजन देखेंगे। तो ये सब चीजें आज की क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एमएसएमई एमएसएमई स्टैंड फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पर होता है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज का जो क्लासिफिकेशन है वो इनके अंदर इन्वेस्टमेंट और इनके टर्नओवर यानी कि सेल यानी कि इनके रिवेन्यू के बिहाफ पर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एमएसएमई सेक्टर का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बिहाफ पर होता है, किसे कहेंगे माइक्रो, किसे कहेंगे स्मॉल और किसे कहेंगे मीडियम, तो इनको इनके अंदर इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर यानी कि सेल के बिहाफ पर क्लासिफाई किया जाता है। अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, कोई एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो उसके अंदर प्लांट और मशीनरी में कितने करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया गया है या वो कितने करोड़ तक का रिवेन्यू जनरेट कर रही है, इस बिहाफ पर क्लासिफिकेशन किया जाएगा। अगर कोई एंटरप्राइज या कंपनी सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है तो उसके अंदर उसके इक्विपमेंट्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है या वो कितना रिवेन्यू जनरेट कर रही है, इस बिहाफ पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो शॉर्ट में वही कि इनके अंदर कितना प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है या ये टोटल कितनी सेल जनरेट कर पा रहे हैं, टर्नओवर जनरेट कर पा रहे हैं, इन दो बिहाफ पर इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। रिसेंट में जो इनकी डेफिनेशन में चेंज आया है वो आगे की कुछ स्लाइड के अंदर हम कवर करेंगे। तो ये हमने क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन का बेसिस देखा। आगे हम बात करते हैं कि एमएसएमई सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए एमएसएमई एक्ट लाया गया था। तो वो एक्ट कब लाया गया? तो एमएसएमई सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 लाया गया था, जिसको इंप्लीमेंट किया गया था 2 अक्टूबर ऑफ 2006। 2 अक्टूबर 2006 से ये लागू हो गया था। अब 2006 से पहले एमएसएमई मिनिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी। इससे पहले दो अलग सेपरेट मिनिस्ट्रीज होती थी, जिसमें से एक मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और दूसरी मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज। 2007 के अंदर इन दोनों मिनिस्ट्रीज को मर्ज कर दिया गया और एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई, एमएसएमई मिनिस्ट्री। एमएसएमई मिनिस्ट्री। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एमएसएमई मिनिस्ट्री कब बनाई गई थी, तो 2007 के अंदर इसको बनाया गया था। और एमएसएमई मिनिस्ट्री का रोल क्या होता है? रोल होता है एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ के लिए पॉलिसीज फ्रेम करना, उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम और स्कीम्स लॉन्च करना, उनको लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करना और उनको मॉनिटर करना कि जो उनके लिए इनिशिएटिव लिए गए हैं वो ठीक ढंग से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये रोल होता है एमएसएमई का। एमएसएमई की इंपॉर्टेंस को ऑब्जर्व करने के लिए हम एमएसएमई डे भी ऑब्जर्व करते हैं हर साल। वो ऑब्जर्व किया जाता है 27 जून एवरी ईयर। तो हर साल 27 जून को एमएसएमई डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेजेंट में एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? तो प्रेजेंट में जो एमएसएमई मिनिस्टर हैं उनका नाम है जीतन राम मांझी। आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे, जीतन राम मांझी। तो ये आपको याद रखना है, स्टैटिक पॉइंट है ये कुछ छोटे छोटे जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। देखिए 1 फेब हर साल बजट पेश किया जाता है। तो इस बार भी बजट पेश किया गया। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट पेश किया और उस यूनियन बजट के अंदर जो हमारी एमएसएमई है उसकी डेफिनेशन को रिवाइज कर दिया। तो रिवाइज डेफिनेशन के अंदर क्या किया गया है? तो जो इनका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का अमाउंट था उस अमाउंट को इंक्रीज कर दिया गया है।
तो देखते हैं नई डेफिनेशन क्या है। तो नई डेफिनेशन भी वही इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पर होगी, लेकिन यहां पर अमाउंट को इंक्रीज कर दिया गया है। तो माइक्रो एंटरप्राइजेज अब प्रेजेंट में किसको कहेंगे? माइक्रो एंटरप्राइज कहेंगे अगर किसी कंपनी या किसी एंटरप्राइज के अंदर अप टू 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो रखा है या वो 10 करोड़ तक का टर्नओवर जनरेट कर रही है, तो वो माइक्रो कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। अगर कोई कंपनी या एंटरप्राइज 2.5 करोड़ से ज्यादा और 25 करोड़ तक का उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रखा है या वो 100 करोड़ तक का रिवेन्यू जनरेट कर रही है, तो वो स्मॉल कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। और अगर कोई एंटरप्राइज जिसके अंदर 125 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और या फिर वो 500 करोड़ तक का क्या करती है, रिवेन्यू जनरेट करती है, टर्नओवर जनरेट करती है, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगी? मीडियम कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल करती है तो उसी कैटेगरी के अंदर उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? आपको ये याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये चीजें पूछी जाएंगी। तो याद रखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही इजी है क्योंकि इस डाटा को आप रट नहीं सकते हैं। तो देखिए यहां पर एक 25 नंबर याद कर लीजिए। तो 25 लिखा आपने, बीच में बस पॉइंट लगा दिया, फिर 25 करोड़ यहां पर आ गया, यहां पर 125 करोड़ आ गया। तो आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज तो सारी याद हो गई। अब टर्नओवर की वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो टर्नओवर की वैल्यू याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि ये 4 टाइम है। ये क्या है? 4 टाइम है भाई। 2.5 का 4 टाइम कितना होता है? 10, और 25 का 4 टाइम 100 होता है, और 125 का 4 टाइम कितना होता है? 500 करोड़ होता है। तो याद रखना है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बीच में जो रेशो है वो 1:4 है। तो अगर एक साइड की वैल्यू आपको याद आ गई तो दूसरी साइड की वैल्यू इजीली आपको याद हो जाएगी। अब इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन जो प्रीवियस अरेंजमेंट था उससे, कि 2020 के अंदर जो डेफिनेशन दी गई थी, 2020 के अंदर जो डेफिनेशन दी गई थी उसमें और अब में क्या चेंजेस किया गया है। तो सबसे पहले हम 2020 की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो यहां पर जो इन्वेस्टमेंट था वो 1 करोड़ का था। अब यहां पर नई डेफिनेशन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कर दी है वो 2.5 करोड़ कर दी है। तो सीधा सीधा 2.5 टाइम वैल्यू को इंक्रीज कर दिया गया है इन्वेस्टमेंट की। 10 को क्या कर दिया? 25। तो ये भी क्या हो गया? 2.5 टाइम हो गया। और 50 को क्या कर दिया है? 125 कर दिया है। तो ओल्ड और न्यू डेफिनेशन के अंदर क्या है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज को 2.5 गुना कर दिया गया है। क्या टर्नओवर की भी वैल्यू को 2.5 गुना किया गया है? नहीं, टर्नओवर की जो वैल्यू है उसको 2 टाइम किया गया है, 2 गुना किया गया है। जैसे आप यहां पर देख लो, यहां पर 5 करोड़ है तो यहां पर 10 करोड़ है, और यहां पर 50 करोड़ है तो यहां पर 100 करोड़ है, और यहां पर 250 करोड़ है तो यहां पर 500 करोड़ है। 2 टाइम है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इन्वेस्टमेंट को कितना बढ़ाया गया है? इन्वेस्टमेंट को 2.5 गुना बढ़ाया गया है, और टर्नओवर की वैल्यू को 2 गुना बढ़ाया गया है। अगर आपको पुरानी डेफिनेशन याद करनी है, पुरानी डेफिनेशन की वैल्यूज याद करनी है, तो वो भी मैं आपको याद करवा देता हूं। जैसे अगर आप वैल्यूज पर फोकस करोगे तो यहां पर तो 1 है, 10 है, 50 ही इजीली याद हो जाएगा, और टर्नओवर 5 टाइम है। टर्नओवर क्या है? 5 टाइम है पुरानी डेफिनेशन में। 5 टाइम है। तो ये याद रखना है। 2017 के अंदर एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उसको रिवाइज किया गया, फिर 20 के अंदर रिवाइज किया गया, और फिर अब 25 के अंदर रिवाइज किया गया है। तो जो लेटेस्ट वाला डाटा है वो आपको याद रखना है, और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगी ये वैल्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि कोई भी अगर एमएसएमई है वो अगर अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, एमएसएमई सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है और उसके लिए एक पोर्टल बनाया है। पोर्टल का नाम है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एमएसएमईज के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है, तो उद्यम, हिंदी का शब्द है उद्यम, उसको ऐसे लिखा गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। और ये पोर्टल बहुत ही इजी है यहां पर रजिस्ट्रेशन करना, टोटली ऑनलाइन है, डिजिटल है। यहां पर आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये एक पेपरलेस रजिस्ट्रेशन होता है, किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और यहां पर आपको कितना इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट किया है, कितना टर्नओवर है, उसका भी कोई पक्का हिसाब किताब नहीं देना होता है। यहां पर आप सेल्फ डिक्लेरेशन से वो चीजें फिल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। और जब आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक नंबर जनरेट होता है जिसको URN नंबर के नाम से जानते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर तो याद रखना है, एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए उद्यम पोर्टल बनाया गया है और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना बहुत इजी है, ऑनलाइन है, सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू आप चीजें फिल कर सकते हैं और URN नंबर जनरेट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं एमएसएमई सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन उसमें से कुछ इनिशिएटिव सामने लिखे हैं स्कीम्स की फॉर्म में। ये हम अलग क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि अगर इसी के अंदर कवर करेंगे बहुत लंबा हमारा लेक्चर हो जाएगा। और ये गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि हमें सेपरेटली पढ़नी है गवर्नमेंट स्कीम्स के सेक्शन के अंदर। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें जो एग्जाम में रिपीट होती हैं चीजें, वो है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये रिसेंट में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद जेम पूछा जा रहा है, जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका मुद्रा है, मुद्रा के बारे में क्वेश्चन आता रहता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिसेंट में कुछ स्कीम्स थी, जैसे पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, उद्यम असिस्टेंट प्लेटफॉर्म है, और प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, श्री फंड है जिसको हम सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के नाम से जानते हैं, एमएसएमई समाधान है, और चैंपियन पोर्टल है, एमएससी सीडीपी है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये सभी आपको सेपरेटली अलग क्लास में मैं कवर करवाऊंगा और आप सेल्फ स्टडी में भी कवर कर सकते हैं इन चीजों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इनके बारे में चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो रोल देख लेते हैं कि एमएसएमई सेक्टर का हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या रोल है। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर के बाद सेकंड नंबर आता है तो वो एमएसएमई सेक्टर का ही है। हमारे बजट के अंदर भी कहा गया है कि जो हमारी इकोनॉमी का फर्स्ट इंजन है वो फर्स्ट इंजन एग्रीकल्चर है, और सेकंड इंजन हमारी इकोनॉमी का कौन है, एमएसएमई सेक्टर है, और थर्ड इंजन इन्वेस्टमेंट है। तो आपको एमएसएमई के बारे में याद रखना है कि ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, सेकंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। और 63 मिलियन के अराउंड क्या है टोटल एमएसएमई एंटरप्राइजेज हैं इंडिया के अंदर, जो जिसमें से 40 जितना भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, आउटपुट का काम होता है, तो टोटल आउटपुट में से 45% एमएसएमई के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और रिसेंट का अगर हम बजट देखें तो एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर भी 45% क्या है कंट्रीब्यूशन है एमएसएमई सेक्टर का। और अगर रिसेंट के बजट की बात करें तो GVA ग्रोस वैल्यू एडिशन में एमएसएमई सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 30% है। कितना है, 30% है ग्रोस वैल्यू एडिशन के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है, और ये लगभग 110 मिलियन लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है एमएसएमई सेक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है हमारा एमएसएमई सेक्टर के अंदर कि सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है, और हमारा एक्सपोर्ट का 45% एमएसएमई सेक्टर से जाता है, और जितना भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका 45% एमएसएमई के थ्रू ही होता है। उसके बाद की बेनिफिट क्या है, तो सबसे पहले इंप्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इनोवेशन भी एमएसएमई सेक्टर के अंदर होता है, एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट होता है किसके थ्रू, एमएसएमई सेक्टर के द्वारा, और ये हमारी सप्लाई चेन को इंप्रूवमेंट करता है। जो बड़ी कंपनियां, बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनको सप्लाई करता है रॉ मटेरियल। तो ये इंपॉर्टेंस है हमारा एमएसएमई सेक्टर का। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने कवर कर ली। आपको इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। इसके जो नोट्स हैं और ये पीडीएफ है आपको एग्जाम प्रेप ऐप पर मिल जाएगी। अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो अभी आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। हैव ए नाइस डे।